नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी जो ट्रेनिंग का बैच चालू हो गया है, कल से बैच चालू है, कल से लोग ट्रेनिंग चालू कर देंगे। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगापुर में जो ट्रेनिंग होती ना, अभी फ़िलहाल ये ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नया लग रहा है हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स को, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग जो लोग करते हैं ना, ट्रेनिंग एक एक प्रकार से कहा जाए कि मैक्सिमम कैटेगरीज में सिंगापुर ने एसएससी ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया है। और अभी आने वाले समय पर जितने भी लोग जाएंगे, मैक्सिमम लोगों के पास एसईसी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। सो जो लोग भी वर्क परमिट में जाने वाले हैं, उन लोगों को एसएससी सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमने शुरू में वीडियो बनाया था, उस टाइम पर जब मैंने अनाउंस किया कि इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एसएससी चाहिए, तब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि शायद जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होंगे सिर्फ उनको ही एसएससी चाहिए होगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर का मतलब अब इसमें से कोई पोजीशन नहीं बताई गई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की जब बात करते हैं तो पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप देखो क्या कौन कौन से लोग काम करते हैं, जिनको वर्क परमिट मिलता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सिविल इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, मैक्सिमम सिविल इंजीनियर एस पास में काम करते हैं, लेकिन कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होते हैं जो डब्ल्यूपी के अंतर्गत काम करते हैं। तो सिविल इंजीनियर होंगे, वो भी एसएससी सर्टिफिकेट के बाद ही वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद साइट इंचार्ज, वो भी सिविल प्रोफाइल होगी उनकी, लेकिन वो भी वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो उनको एसईसी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट होना उनके पास में बहुत ज़रूरी है। मैकेनिकल हेल्पर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करेंगे, वो लोग भी एसएससी ट्रेनिंग के बाद ही वहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी ट्रेड कौन कौन सी होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट्स को भी, फिटर कैंडिडेट को भी, फैब्रिकेटर, या फिर आप प्लम्बर ले लीजिए, मेसन, टाइल्स मेसन ले लीजिए, या फिर आप आगे देखेंगे तो इसमें डीजल मैकेनिक है, शीट मेटल फैब्रिकेटर है, कारपेंटर है। जितने ट्रेड होते हैं ना, सिविल हेल्पर हो गए, तो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, वो सभी लोगों के पास में एसईसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो 100% एसएससी कंपलसरी है। अगर उनका एस पास वीज़ा है तो एसएससी कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन अगर डब्ल्यूपी है तो एसएससी कंपलसरी रहेगा। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहता है, जिसकी कोई भी पोजीशंस हो, कोई प्रोफाइल हो, जिसका काम अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहा हो, जिसको कंस्ट्रक्शन फील्ड का एक्सपीरियंस है, या कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उनके लिए एसएससी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है? जिन लोगों को एसईसी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जिनको जाना है। एसईसी का फुल फॉर्म एक बार मैं दोबारा बता देता हूं मैं। एसईसी का मतलब होता है स्किल एवोल्यूशन सर्टिफिकेट, और उसके आगे के और लगता है एसईसी के का मतलब होता है नॉलेज। एसईसी के मीन्स स्किल एवोल्यूशन सर्टिफिकेट नॉलेज। एक टेस्ट जो होता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की तरफ से होता है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है एसईसी के। तो एसईसी जो ट्रेड मीन्स टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में जो सर्टिफिकेट किन किन लोगों के लिए मायने रखता है, मैं आपको हेल्प करता हूं मैं। कुछ लोग जो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं एक बार दोबारा बताता हूं मैं। जो लोग मीन्स एक प्रकार से एक क्राउड है, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कोई ड्राइवर होता है, कोई वेल्डर होता है, कोई प्लेन वर्कर होता है, कोई फॉर्म वर्कर होता है, कोई फैक्ट्री वर्कर होता है, या फिर कोई एग्जीबिटर ऑपरेटर्स में से कोई हो सकता है, या किसी को हॉस्पिटलिटी में जाना है, या किसी को वाइट कलर जॉब में जाना है। मीन्स बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बहुत सी प्लानिंग्स होती है लोगों की। उसमें से ये जो एसएससी ट्रेनिंग कैसे हेल्प कर सकती है, जैसे अभी सपोज कीजिए हमने एक कैटेगरी ली, सिविल इंजीनियर। अब सपोज कीजिए सिविल इंजीनियर के लिए जो बंदा इंजीनियर है, खुद सिविल इंजीनियर, जिसको गल्फ एक्सपीरियंस है, इंडियन एक्सपीरियंस है, अगर सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी अगर किसी का एसपास वीज़ा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम जगह कोटा नहीं होता है। जब कोटा नहीं होता तो फिर उनका जो वीज़ा है ना वीज़ा उनका अप्लाई नहीं हो पाता। जब वीज़ा अप्लाई नहीं हो पाता तो ऐसे में उनको देर में एंट्री मिल पाती है। अब देर में एंट्री मिलेगी, ऑब्वियसली सिंगापुर में या किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ पर क्या होता है कि लोकल लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है और वहाँ के एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो सिंगापुर में अगर कोई सिविल इंजीनियर जाना चाहे इंडिया से,
भले गल्फ का एक्सपीरियंस हो या इंडिया का एक्सपीरियंस हो, अगर वो सिंगापुर जाने वाले हैं तो सिंगापुर में जाने पर उनको वहाँ एक बार एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर वो एसएससी ट्रेनिंग करते हैं ना, उसके बाद फिर वो अगर सिंगापुर में एंट्री करते हैं, डेफिनेटली बाद में वो एज ए सिविल इंजीनियर काम कर सकते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ड्राइवर्स जैसे जो हैवी ड्राइवर्स होते हैं या लाइट ड्राइवर्स होते हैं, जो भी ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, लॉरी क्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर्स की डायरेक्ट एंट्री सिंगापुर में नहीं हो पाती है और पीसीएम वर्क परमिट वीज़ा बहुत कम निकलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, बट बहुत कम निकलते हैं और वो भी बहुत ही मीन्स एक प्रकार से कम, जैसे जिसके साथ में रिलेशन होता ज़्यादा उसके हिसाब से मिलते हैं। और जो बहुत ही पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, उनके क्लोज रेफरेंसेस वाले लोग होते हैं, उनको पुट कर देते हैं, वो मार्केट में ओपन नहीं हो पाती है। तो जो भी ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट्स है, अब ड्राइवर्स में कोई एंट्री नहीं कर सकता है तो उसको ये ट्रेनिंग लेके एक बार स्टार्ट करने के बाद में वहाँ पर जाके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद में उनको बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आप लंबी करियर प्लानिंग की बात करते हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ड्राइविंग आती है, स्किल्ड है, ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको एक प्रकार से क्वालिफिकेशन कम है और सिंगापुर का लाइसेंस नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो सकती है कि वो पहले एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर में कोई प्रोफाइल में जाए, एसएससी सर्टिफिकेट लेके उसके बाद 1 ईयर 2 ईयर करने के बाद में वहाँ पर उसी दौरान वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये हो गई दूसरी कैटेगरी जो एसएससी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो एग्जीवेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर वगैरह हैं। इनमें से जैसे अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम किया और उसके बाद में फिर वहाँ जाकर ये ऑपरेटर्स के लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद में वहाँ पर जैसे वेयर हाउस में है उनको काम मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल सकता है, और भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर काम मिल सकता है। जब वो सिंगापुर में होंगे तभी उनको पता चलेगा कि हाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, थोड़ी नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज सच में बहुत होती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जब तक वो मैच नहीं करेगा, फिट नहीं होगा, तब तक ये मान लीजिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। अप्लाई नहीं होगा तो सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। सो कोई भी बंदा अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाता है, ट्रेनिंग लेने के बाद में सर्टिफिकेट है, उसने 1 ईयर वहाँ पे काम किया, उसके बाद वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे, हम डेफिनेटली उनको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वहीं पर काम करवा देंगे उनका। सिंगापुर के अंदर रहते हुए हम डेफिनेटली उनको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है सिंगापुर के ऊपर। टोटल अगर 100% में देखा जाए तो 40-50% फोकस हमारा सिंगापुर के ही ऊपर है। सो दोस्तों, तीसरी कैटेगरी हुई ये ऑपरेटर्स के लिए, जेसीबी ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर या एक्सीवेटर ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जो वहाँ जाना चाहते हैं। चौथी अपॉर्चुनिटी रहेगी जैसे जिनको वेयरहाउस में जाना है। वेयरहाउस के लिए भी जैसे वेयरहाउस में स्टोर कीपर, वेयरहाउस सुपरवाइज़र, इंचार्ज, असिस्टेंट, कोई भी प्रोफाइल हो, वेयरहाउस के लिए जनरली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन जब वेयरहाउस में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि रिक्वायरमेंट होगी। अब वो रिक्वायरमेंट जैसे अच्छी प्रोफाइल होती है तो रेफरेंसेस बहुत होते हैं, ये डेफिनेटली है। जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जो मार्केट में बहुत लंबे समय से सिंगापुर का काम कर रही हों, तो उनके पास में उनके डेटाबेस में इतने लोग होते हैं कि अगर कोई वैकेंसी आई चुटकियों में वो फुलफिल हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है, जैसे हमारे पास में जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस भी प्रोसेस में है और उनका भी काम होगा, लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी इसमें नहीं मिलेगी। और क्वांटिटी के लिए कैंडिडेट का सिंगापुर में एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंगापुर में वो एंट्री कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि उनका काम ज़रूर हो जाएगा। सिंगापुर में कोई भी कैंडिडेट अगर वहाँ पर सर्टिफिकेट के बाद अगर जाता है ना, जो ट्रेड सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट लेके अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो ये मान लीजिए उनको प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो ये मान लीजिए उनका एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का 10-15 साल का प्लानिंग करके जाएं, कर सकते हैं। तो चौथी कैटेगरी ये हुई जिसमें वेयरहाउस के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। पांचवी कैटेगरी वो हुई जो लोग अदर सेक्टर की कंपनीज में काम करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले जब मैं सिंगापुर में था तभी मैंने एयरपोर्ट की वैकेंसी डाली थी, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, फॉर्म वर्कर की रिक्वायरमेंट थी, उसमें हमने वैकेंसीज अपलोड की थी। तो ऐसी बहुत सी प्रोफाइल्स हैं
जो मार्केट में मीन्स इंडिया में नहीं आ पाती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं सिंगापुर में जहाँ पर वर्कर काम कर सकते हैं, जहाँ पर मीन्स जो ग्रेजुएट लोग हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, दोनों की दो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज होती हैं। जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं वर्क परमिट में काम करना चाहते हैं, तो वर्क परमिट के लिए अगर वो सिंगापुर में रहेंगे तो उनको अलग अलग टाइप की वैकेंसीज मिल सकती हैं, जो वैकेंसी इंडिया में नहीं आती। इंडिया में सिर्फ वही वैकेंसी आती हैं जो बल्क में होती हैं, क्वांटिटी में होती हैं। तो जो क्वांटिटी में होती हैं तो उनकी संख्या वो नेचर ऑफ वर्क कम रहता है, मीन्स वो गिने चुने होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेयर केस की चीज़ें, तो वो इंडिया से सिंगापुर में एंट्री करना ज़रूरी है, और एंट्री करने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उनके लिए डेफिनेटली ये फ़ायदा होगा कि वो सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, चाहे वो वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी हो या फिर एस पास की अपॉर्चुनिटी हो। एस पास में भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो इंडिया में नहीं आ पाती हैं, लेकिन अगर बंदा वहाँ पर है तो डेफिनेटली उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसका लाभ ले सकते हैं और करियर आगे बना सकते हैं। ये हो गई पांचवें टाइप की अपॉर्चुनिटी। छठे टाइप की अपॉर्चुनिटी ये है कि जो कॉमन वैकेंसीज हैं जो आती हैं, जैसे सेल्स की वैकेंसी, सेल्स एंड मार्केटिंग की जो वैकेंसी है वो इंडिया में कम आ पाती है, बल्क में है। मीन्स ऑब्वियसली इसके आसपास वीज़ा निकलते हैं, लेकिन ये बल्क में होती है, बट इंडिया में कम आ पाती है। तो जब इंडिया में कम आएगी तो ये मान लीजिए कि फिर अप्लाई भी कम कर पाते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज कम होती है, तो रेशियो एक प्रकार से टफ हो जाता है। अगर यही चीज़ कोई बंदा अगर सिंगापुर में एंट्री करके वहाँ पर 1 साल 2 साल काम करने के बाद में फिर वो इस सेक्टर की प्रोफाइल्स में अगर अप्लाई करना चाहे तो डेफिनेटली एक अच्छा करियर बन सकता है। दोस्तों सिंगापुर में बहुत सारी कैटेगरी की वैकेंसीज होती हैं जो हमने खुद देखी हैं, और ऐसी रिक्वायरमेंट जो हमारे क्लाइंट्स हमें भेजते हैं, बट एक ही कंडीशन आती है उनकी लास्ट में कि सिंगापुर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर राइट नाउ सिंगापुर में होना चाहिए। दो चीज़ें उनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमने एक्सपीरियंस भी की हैं। हमारे पास में जितनी वैकेंसीज आई हैं सिंगापुर से आने के बाद में अभी तक मोर देन 150 टाइप की वैकेंसी आ चुकी हैं, मीन्स 150 रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, टाइप के नहीं 150 रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं जो हमारे पास। लेकिन उनकी कंडीशन सिर्फ यही थी कि वो लोग सिंगापुर में होना चाहिए या फिर उनका सिंगापुर का लाइसेंस या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी चीज़ है। तो जो भी कैंडिडेट्स सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली शुरू में अगर वो एज अ वर्कर जाएं, उसके बाद में वहाँ पर इसको मिल सकता है। शुरू में ये जो 1 ईयर का काम है ना, 1 ईयर जाने का मतलब ये एक प्रकार से आप एक अपने करियर के लिए टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सोच के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा छठे नंबर की अगर अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ ना, तो छठे नंबर की अपॉर्चुनिटी वो है कि कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है और उसको अभी करियर प्लानिंग फिक्स नहीं है कि उसको क्या करना है, करियर प्लानिंग बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो वर्कर के रूप में जाए वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। मीन्स मैं फुल टाइम कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कोर्स की बात कर रहा हूँ जो पार्ट टाइम कोर्स होते हैं। अगर वो पार्ट टाइम कोर्स करके जाते हैं तो ये मान लीजिए 100% कन्फर्म है कि उनको अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कोर्सेज होते हैं। अगर क्वालिटी है तो डेफिनेटली प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशंस अपने आप नहीं होता, प्रमोशंस के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको 7 टाइप की वैकेंसीज काउंट करवाई। वैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की भी वैकेंसी आती है। हॉस्पिटलिटी में भी ये कंडीशन होती है कि अगर बंदा सिंगापुर में हो तो उसको वेटेज मिलेगा। ये सभी जितनी भी मैंने अपॉर्चुनिटी बताई, इन सभी में एक चीज़ है कि अगर सिंगापुर में होंगे तो उसका वेटेज मिलेगा। इट मीन्स कि अगर कोई कैंडिडेट सिंगापुर एंट्री कर जाता है तो उसको डेफिनेटली इसका वेटेज मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों अभी तक हमने चीज़ नोटिस की है कि जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम सोच के खुश हो जाते हैं, ये वैकेंसी आई, हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि हर जगह एक फिटमेंट होता है, क्राइटेरिया होता है। उसके हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट जो मिस सिंगापुर में अवेलेबल है या सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन वो एक्सपीरियंस आएगा कैसे? पहले एंट्री करना होगा। तो इसलिए जो लोग भी किसी भी फील्ड के हों, अगर वो सिंगापुर में जाना चाहते हैं, सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो वहाँ पर प्रॉपर करियर प्लानिंग के साथ में जाएं। सिंगापुर में अगर करियर बनाना है तो 1 साल उनको किसी भी कंपनी में एज अ वर्कर का काम करना होगा। जैसे हम यूरोप के लिए कैसे प्लान करते हैं, जब यूरोप के लिए प्लान करते हैं तो यूरोप में कंस्ट्रक्शन का मिले, मशरूम को मिले, फैक्ट्री का कोई भी काम मिले, कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर अपना फ्यूचर बनाते हैं। वैसे हम सिंगापुर के लिए अगर प्लानिंग करेंगे
तो 100% बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में होंगी और उसका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहीं से सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे अच्छे में जाना, अच्छे में जाना, अच्छे में जाना, तो फिर ये हो सकता है कि शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत देर हो जाए। मिल भी सकती है, ऐसा नहीं कि हम लोग हेल्प करेंगे। हम लोग इसी चीज़ के लिए जो विजिट्स करते हैं, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो हमें हेल्प करने को रेडी हैं और कर भी रहे हैं, और अभी फीडबैक आना शुरू हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गई है। तो पॉइंट ये है कि जो रेशियो कम रहेगा वो रेशियो का वॉल्यूम बढ़ सकता है। जो समय है, समय जैसे अभी पास्ट में तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी वेट किया, लेकिन अब उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास जो वैकेंसीज आती हैं हम उन्हीं वैकेंसी के हिसाब से फिल्टर्ड करके कैंडिडेट्स को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग एक बार प्लानिंग जरूर करना कि अगर आपको करियर बनाना है सिंगापुर में, फ्यूचर बनाना है, तो फिर आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, और एक प्रकार से सही से चिंतन मनन करके आप विचार कीजिए। अगर आपको लगता है, फील होता है कि करियर अच्छा हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए और 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट अगर आप सिंगापुर में करेंगे तो उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, जिससे रिलेवेंट लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। वो लोग भी अच्छे से करियर प्लानिंग कर सकते हैं और वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रेनिंग के बैच अब कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी जो बैच शुरू होने वाला है वो 15 को शुरू होने वाला है। अब हम नेक्स्ट बैच जो होगा उसके लिए हम तैयारी करेंगे, और उसके लिए हम फिर 20 लोगों की एक बैच बनाएंगे, उसमें लोगों को भेजेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।